वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रांसफार्मर्स आपके ऐसे डिवाइस हैं जो वोल्टेज को बढ़ाने का या घटाने का काम करते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ AC वोल्टेज को बढ़ाया जाता है या AC वोल्टेज को घटाया जाता है हमारे सुविधानुसार। जब उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी को लंबे दूर तक देना होता है ट्रांसमिशन लाइंस द्वारा, ठीक है, बड़े बड़े पोल्स द्वारा, तब आप उनको हायर वोल्टेज पे भेजते हैं। फिर आपको जैसे सिटी में आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, रूम में आपको या किसी घरों में इलेक्ट्रिसिटी देना है, तो वहाँ पे आप उसको स्टेप डाउन करके कम करके फिर आप सप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आज इसका फुल डिटेल हम देखते हैं। पहली बात जो हमने बात कर ली कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो AC वोल्टेज को, ठीक है, AC वोल्टेज को बढ़ाता है या AC वोल्टेज को घटाता है। अब बेसिक बात यह है कि ये किस बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये आपका जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका वो है म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या सिंपली हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे ये आपका बेस्ड है। ठीक है, किस तरह से बेस्ड है आगे जब हम इसके वर्किंग में देखेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ दिखाई देगी कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आपका। नाउ यहाँ पर बेसिकली दो टाइप्स को हम देखने वाले हैं आपका, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो वो एक आपका स्टेप अप ट्रांसमिशन है, ट्रांसफार्मर है, और अगर आपको वोल्टेज को कम करना है तो वो आपका स्टेप डाउन है। कहने का मतलब स्टेप अप में इनपुट में वोल्टेज कम रहता है, आउटपुट में ज़्यादा रहता है। स्टेप डाउन में इनपुट में आपका ज़्यादा रहेगा और आउटपुट में कम हो जाएगा, इसलिए स्टेप डाउन इसको हम कहेंगे। नाउ आते हैं हम इसके कंस्ट्रक्शन पे। देखिए देखने में कैसा है ये, आपकी कॉइलिंग की जाती है ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। हम एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसके दो टाइप आप ले सकते हैं। इस तरह से एक ले सकते हैं या आप इस तरह का भी ले सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें आपकी कॉइलिंग की जाएगी प्राइमरी कॉइलिंग एंड सेकेंडरी कॉइलिंग। अगर हम इस तरह का आपका लेते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कॉइलिंग कर दिया हमने, और ये हमारा फिर इनपुट AC वोल्टेज EP हो जाएगा, और यहाँ हमने कॉइलिंग कर दी और यहाँ हमें मिल गया आउटपुट AC वोल्टेज ES। जाहिर सी बात है ये कॉइल आपका प्राइमरी कॉइल कहलाता है, ये कॉइल आपका सेकेंडरी कहलाता है। यहाँ पर क्या है, एक ही पे आपका दोनों कॉइल को वुंड किया जाता है। पर ध्यान रखना ये एक इंसुलेटेड वायर है, ठीक है, तो कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर एक ऐसे वुंड करके आपका ले लिया और इनपुट दे दिया यहाँ पे, जिसको अगेन हम EP कह देते हैं, और सेम इसी के ऊपर आपका सेकेंड कॉइलिंग कर दी और इसको हम ES कह देते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इंसुलेटेड वायर्स हैं, सारे इंसुलेटेड वायर्स हैं, ठीक है, कवर रहता है इनके ऊपर, ठीक है, इंसुलेटेड कवर रहता है। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है आपका ऑफ ए ट्रांसफार्मर। आपके पास एक कोर रहेगा, ठीक है, कोर रहेगा और ऐसे कॉइलिंग की जाएगी। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है इनपुट पार्ट और ये हो जाता है आपका आउटपुट पार्ट, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के टर्म से हम बार बार बात करेंगे। इस साइड में करंट मान लीजिए हम कह देते हैं IP और आउटपुट पार्ट में हम कह देते हैं IS, ठीक है, ओके। और इस साइड जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने बार इसको घुमाया है, इसको मान लीजिए हम कह देते हैं NP, इस साइड हम कह देते हैं NS। ना अपनी सुविधा के लिए हम एक ही डायग्राम को लेके आगे चलते हैं। आपका कोर हो गया। एक चीज बात और यहां मैं कहना चाहता हूं, ये कोर आपका लैमिनेटेड कोर होता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो आपके कोर जो सॉलिड कोर्स होते हैं उसमें एडी करंट आ जाता है जब फ्लक्स चेंज होता है। तो एडी करंट आने से ये कोर गर्म हो जाएगा और एनर्जी हीट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा रेडिएट हो जाएगी। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर इस्तेमाल करते हैं। ये आपका कोर जो है वो एक लैमिनेटेड कोर है। इनपुट में कॉइलिंग की गई है, आउटपुट में कॉइलिंग की गई है। इनपुट में वोल्टेज हम दे रहे हैं
इनपुट का जो आपका ईएमएफ है वो है ईपी, और आउटपुट का जो आपका ईएमएफ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ईएस। ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ का आपका करंट भी है आईएस, इधर का है आईपी। सब इनपुट साइड में सब प्राइमरी होने के कारण पी इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटपुट साइड में ये सेकेंडरी कॉइल होने के कारण सब एस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके वर्किंग पे। नाउ जैसा मैंने कहा था ये बेस्ड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका बेस्ड। सो देखिए होता क्या है, होता ये है कि आपने इनपुट में आपने जो भी वोल्टेज है, अब मान लीजिए आप स्टेप अप करना चाहें या स्टेप डाउन करना चाहें, वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो हम वर्किंग में ही आपका देख लेंगे, वर्किंग पार्ट में, थ्योरी पार्ट में देख लेंगे। पर यहाँ पर आप मान लीजिए आपने कॉइलिंग कर दिया है, ठीक है, आपने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ दे दिए, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आपने दे दिए हैं, और यहाँ पर जो भी वोल्टेज आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो आपने इनपुट में दे दिया, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर ईएमएफ है ईपी। ठीक है, ये ईएमएफ आपका है। तो ये आपका एसी है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपका क्या करेगा, फ्लक्स को कॉन्टिन्यूसली चेंज कराएगा थ्रू दी प्राइमरी कॉइल, या इनपुट कॉइल या प्राइमरी कॉइल से फ्लक्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, क्योंकि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो अल्टरनेटिंग सोर्स से एक अल्टरनेटिंग ही करंट मिलेगा, और उस अल्टरनेटिंग करंट के कारण अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, वेरिंग है, मतलब वो जो फ्लक्स होगा उसके कारण वो भी आपका वेरिंग होगा। सो सिंपल सी बात ये है कि क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, इसके कारण यहाँ से जो फ्लक्स आपका होगा, जो भी फील्ड लाइंस आपके पास होंगी वो चेंज करेंगी। ठीक है, उनके वेरिएशन के कारण अब क्योंकि आपका यहाँ पर इसके करीब में ही दूसरा कॉइल है, इससे भी ये फ्लक्स आपका पास हो जाएगा। सो कोई भी लाइंस अगर आपका पास होती हैं तो ऐसे इनसे भी पास हो जाएंगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इससे क्रॉस कर रही हैं, तो आपका वो सेकेंडरी से भी क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम प्राइमरी से फ्लक्स चेंज देखते हैं, सो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी की कॉइल से भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जैसे यहाँ से फ्लक्स चेंज होगा यू विल गेट योर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट चला आता है। ठीक, सो फ्लक्चुएशन यहाँ हुआ, वेरिएशन यहाँ हुआ, इनपुट यहाँ लगाया, बढ़ाना है तब भी यहाँ लगाया, घटाना है तब भी यहाँ लगाया, ये वेरिंग है, चेंजिंग है, ये चेंज हुआ, इसने एक चेंजिंग फ्लक्स क्रिएट किया, जो फ्लक्स प्राइमरी का था वो लिंक हो गया सेकेंडरी के साथ भी, और आपका यहाँ पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट चला है। ना यहाँ हम एक अप्रोक्सीमेशन ये लेते हैं कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी से लिंक हो रहा है सारा सेकेंडरी से लिंक होगा, कोई भी फ्लक्स लॉस नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ से फ्लक्स आपका ये जो कोर से बाहर कहीं नहीं जा रहा, सो कोर के अंदर है, यहाँ से जो गया यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, तो इसके कारण कुछ लॉसेस आते हैं, वो हम एंड पे देखेंगे। आपका एनर्जी लॉसेस होंगे इनके कारण। सो अभी तो हम यही अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं कि जो भी फ्लक्स प्राइमरी से लिंक हुआ सारा का सारा सेकेंडरी से लिंक होने वाला। ठीक है, सो ये बेसिक आपका वर्किंग होता है, जिससे आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है। अब आते हैं मेन इसके थ्योरी पार्ट पे। देखिए यहां पर हम फैराडेज लॉ का इस्तेमाल करने वाले हैं। सारे पैरामीटर्स आपके सामने हैं। ये आपका इनपुट एसी हो गया, ये आपका आउटपुट जो मिला एसी, यहाँ पे इनपुट करंट हो गया ये आईपी, ये हो गया आउटपुट करंट आईएस, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में एनपी है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में आपके एनएस है, या आउटपुट में आपके एनएस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फैराडेज लॉ लगाएं, इस साइड में आपका इनपुट साइड में लगाएं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ईपी है वो हो जाएगा माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एज पर फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली अगर हम आउटपुट साइड के लिए सिमिलर इक्वेशन को देखें तो हमें मिल जाएगा योर ई एस इज माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी।
नाउ एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर फ्लक्स सेम ले रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स में जो वेरिएशन है वो हम सेम वेरिएशन, जो भी प्राइमरी का वेरिएशन, जो भी सेकेंडरी का वेरिएशन हम सेम लेके चल रहे हैं, उसमें हम कोई डिफरेंस नहीं दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, ये अप्रोक्सीमेशन हम लेके चल रहे हैं कि भाई जो भी वेरिएशन फ्लक्स में आया है प्राइमरी में, वही वेरिएशन आपका सेकेंडरी में भी आया है। आप देख सकते हैं कोई हमने उसमें चेंज नहीं लिया है। भले आपके नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में अलग है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में आपका अलग है। नाउ वी कैन डिवाइड दीज टू। सो अगर हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई, ठीक, ये हमें एक टर्म, एक इक्वेशन मिल जाता है। ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP, ठीक है। आपकी ये टर्म हट जाएंगे, माइनस साइन आपका हट जाएगा। नाउ ये जो इक्वेशन है ये हमें हेल्प करता है स्टेप अप समझने में या स्टेप डाउन को समझने में। देखिए, जैसे मैंने कहा था, दो टाइप हैं आपके, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब स्टेप अप में आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप चाहते हैं कि स्टेप अप हो तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिक्वायरमेंट है कि बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए मतलब ES शुड बी ग्रेटर देन EP। ये आपका रिक्वायरमेंट है, ये आप चाहते हैं ऐसा कि भाई मेरा सेकेंडरी या आउटपुट में मुझे ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए, इनपुट में कम मिलेगा, ठीक है, उसके कंपेयर में, या इनपुट में कम रहेगा, आउटपुट में वो बढ़ जाना चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन से देखें, अगर आपको ES ज़्यादा चाहिए सो डेफिनेटली आपका NS बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू NP। तो वाई कंस्ट्रक्टिंग द ट्रांसफॉर्मर, जब आप ट्रांसफॉर्मर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी समय अगर आप सेकेंडरी में, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दें कंपेयर टू प्राइमरी साइड में ज़्यादा दें, तो आपका क्या होगा, वो एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा, ठीक है। सो आपको अगर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो आपको नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा देने होंगे या आउटपुट साइड में ज़्यादा देने होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी। और जिस रेशियो में आप ज़्यादा देंगे, मान लो आपने सेकेंडरी में 10 टाइम्स ज़्यादा दे दिया, ठीक है, प्राइमरी से कंपेयर में नंबर ऑफ टर्न्स, या बहुत सिंपल सा एक बात कहता हूँ, मान लो प्राइमरी में 10 टर्न है और सेकेंडरी में 100 है, तो आपने 10 गुना ज़्यादा दिया तो वोल्टेज उसी टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वो आपका 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। ये इक्वेशन यही कहता है। तो इससे आप अपने हिसाब से आप आउटपुट को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं 20 टाइम्स या 200 टाइम्स चाहता हूं कि मेरा जो भी वोल्टेज होगा वो 200 टाइम्स बढ़ जाए, तो उसी हिसाब से सेकेंडरी को भी आप 200 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दे दीजिए, तो वैसा ही असर आपको वोल्टेज में दिखाई दे जाएगा। और इसी का अपोजिट हो जाता है जब आप बात करते हैं एक स्टेप डाउन का। तो स्टेप डाउन में आपका रिक्वायरमेंट है कि EP शुड बी ग्रेटर देन ES, तभी तो डाउन होगा। प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, आउटपुट में कम, तो डाउन होना है, ठीक है। वोल्टेज कम चाहिए हमें। अब हमारा आ गया ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन, पावर स्टेशन से हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन करवा के, ठीक है, पोल्स, बड़े बड़े पोल्स लगा के हमने बिजली हाई वोल्टेज पे भेज के अब हमारा सप्लाई घरों में करना है। तो उतने हाई वोल्टेज पे तो हम घरों में सप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सो दैट वोल्टेज को कम कर, ठीक। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइमरी में हमें ज़्यादा है और सेकेंडरी में हमें उससे कम चाहिए, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा हो जाएंगे और सेकेंडरी में कम। तो इस हिसाब से आप कम कर लीजिए, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखिए, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रख दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया, जिस रेशियो में आप करेंगे उसी रेशियो का इफेक्ट आपको यहाँ EMF में दिखाई देगा। तो अगर आप मान लीजिए सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 20 टाइम्स कम रखते हैं, तो जाहिर सी बात है 20 टाइम्स वोल्टेज कम हो जाएगा उसी रेशियो में, ठीक। सो ये तो हुई बात आपका जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स से। अब हमें यहाँ पर करंट को भी देखना है, ठीक है। करंट का किस तरह से यहाँ रिलेशनशिप है, तो उसके रिलेशनशिप के लिए हम एक आपका अप्रोक्सीमेशन ये लेंगे कि जो भी आपका
फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है, इनपुट में आपने दे दिया वोल्टेज, उसके बाद आउटपुट में आपको मिल रहा है, तो कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा। इनपुट और आउटपुट में कोई पावर लॉस नहीं है। और इनपुट आउटपुट में हम पावर लॉस नहीं कह रहे हैं, कब होगा, जब कोई एनर्जी लॉस बीच में ना हो। ठीक है, इनपुट में आपने दिया, जो भी आपको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना, जो करना है आपने उसको लगा दिया। ठीक है, इनपुट वोल्टेज दे दिया प्राइमरी साइड में, अब सेकेंडरी में आपको मिल रहा है। बीच में अगर कहीं पर भी एनर्जी लॉस नहीं होता है तो आपका जो इनपुट पावर है वो हो जाएगा आउटपुट पावर के बराबर, क्योंकि कहीं भी लॉस नहीं हुआ है। ये लेके चलो, अब इनपुट पावर आपका हो जाएगा EPIP और आउटपुट पावर हो जाएगा ESIS। ठीक है, तो यहां से अगर हम सिमिलर रेशियो ले लें ES बाई EP तो आपको मिल जाएगा IP बाई IS। थोड़ा इससे उल्टा मिला है, यहां देखिए सेकेंडरी सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी, यहां सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो हो जाता है ES बाई EP, NS बाई NP, IP बाई IS। ठीक है ना, इससे इन दोनों से एक चीज और हमें समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि मान लीजिए आप स्टेप अप कर रहे हो। ठीक है, आप स्टेप अप कर रहे हो, तो स्टेप अप का मतलब मान लीजिए आप 10 टाइम्स स्टेप अप कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज 10 टाइम्स। ठीक, सो स्टेप अप हम कर रहे हैं 10 टाइम्स, तो आपका क्या होगा, जो ES होगा, जो ES वो 10 टाइम्स EP होगा, क्योंकि आपने, ठीक है, जस्ट फॉर समझने के सेक के लिए हम ये ऐसा वैल्यू क्लियर है। तो मान लो 10 गुना हम बढ़ा रहे हैं, तो ES हमारा 10 गुना बढ़ गया। यही चीज को अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा कि आपका जो सेकेंडरी है वो 10 गुना घट जाएगा। तो आपका जो करंट है, सेकेंडरी में जो करंट है वो 10 टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है आपका यहां पर, इसीलिए। ठीक है, सेकेंडरी यहां पर है, प्राइमरी यहां पर है। तो अगर आप सेकेंडरी को 10 टाइम्स बढ़ाते हैं या वोल्टेज को 10 टाइम्स बढ़ाते हैं, एक स्टेप अप करते हैं, तो उसी रेशियो में करंट घट जाएगा, उसी रेशियो में। तभी आप ये इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन हम फॉलो कब कर रहे हैं, जब हम मान के चल रहे हैं भाई कोई लॉस नहीं हो रहा उस समय। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक थ्योरी आपका एक ट्रांसफार्मर का। ना जैसे मैंने कहा था कि लॉसेस होते हैं, आपका लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। आपने कॉइलिंग किया है, ठीक है, इस तरह से प्राइमरी में, सेकेंडरी में, ये आपका EP, इधर आपका ES। अब देखिए ये सब वायरिंग है, करंट फ्लो कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। सो जाहिर सी बात है ये गर्म होगा, गर्म होगा तो हीट के रूप में आपका एनर्जी लॉस होगा, और ये कहलाता है आपका कॉपर लॉस। इस तरह का लॉस कहलाता है कॉपर लॉस। सो कॉपर लॉस कौन सा लॉस है, जिसमें आपका जो वायर है उसमें आपका करंट फ्लो करने के कारण जो भी हीट जनरेट होता है, ठीक है, उसके कारण जो एनर्जी लॉस सराउंडिंग में हो जाए, या जहां हम नहीं चाहते वहां पर आपका एनर्जी अप्लाई हो जाए। ठीक है, हम नहीं चाहते ये कोर गर्म हो, अब ये गर्म होगा। ठीक है, तो आपका वो जो लॉस है वो कॉपर लॉस में चला जाता है। दूसरी बात मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम लेके चलते कि भाई जितना फ्लक्स इससे है सारा फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। रियलिटी में कुछ लॉसेस होते हैं आपका, तो ये कहलाता है आपका फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस क्या है, जहां प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ फुल्ली लिंक्ड नहीं हो पाता है, तो ये आ जाएगा आपका फ्लक्स लॉस में। और तीसरा है आपका एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, क्योंकि यहां पर आप एक कोर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कोर के कारण अब इस कोर में आपका एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स चेंज हो रहा है कोर के आसपास अक्रॉस द कोर, तो इसके अंदर आपका एडी करंट्स आएंगे। और एडी करंट क्या करेगा, एडी करंट इसको गर्म करेगा, गर्म करके वो जो हीट है वो हमारे किसी काम की नहीं, वो लॉस हो रही है आपका।
तो वो आपका एडी करंट लॉस में चला जाए। मिनिमाइज कैसे करेंगे? एक लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करेंगे सो दैट ये वाला जो एडी करंट है लॉस वो कम हो जाए। सो ये बेसिकली हमने क्या देखा, ये हमारे सारे आपके एनर्जी लॉस हैं आपके इन ए ट्रांसफार्मर। ठीक। सो आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर डिटेल में देखा, ये क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन है आपका, किस थ्योरी पे काम कैसे वर्क करते हैं और हमें क्या रिजल्ट मिलता है, किस तरह से हम स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं, और क्या क्या एनर्जी लॉसेस इसमें होते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।